हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, फिर जानेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे आईबीपीएस के बारे में यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के बारे में। लिंगराज टेम्पल के बारे में जानकारी लेंगे, कहां पर यह टेम्पल लोकेटेड है और किसको डिवोट किया जाता है टेम्पल। प्रकाश पर्व के बारे में पढ़ेंगे, कहां मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है ये भी जानेंगे। अफ्रीकन चीताज की बात करेंगे और आखिर में हम पढ़ेंगे माली के बारे में। माली क्या है? एक कंट्री है अफ्रीका में, उसके बारे में जानेंगे, उसकी पड़ोसी कंट्रीज के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बहुत कुछ है देखने के लिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो यूनियन कैबिनेट ने, जिसे चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेट करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या है एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है उसके बारे में जानते हैं आगे। सबसे पहले अबाउट एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो ये क्या करेगा? इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करना। ये टेस्ट किसके लिए होगा? किसके रिक्रूटमेंट के लिए? फॉर नॉन गेजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये याद रखना आपने, किसके लिए टेस्ट करवाया जाएगा? फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गेजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये क्या करेगा? ये टेस्ट के आने के बाद क्या होगा? ये रिप्लेस कर देगा मल्टीपल एग्जामिनेशंस को। अभी आपको पता होगा अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग टेस्ट करवाए जाते हैं, बट जब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाएगा तो सभी जॉब्स का जो पहला टेस्ट होगा, पहला स्टेज होगा, वो कॉमन होगा, सबको एक ही टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये रिप्लेस कर देगा मल्टीपल एग्जामिनेशंस को विद सिंगल ऑनलाइन टेस्ट, और ये ऑनलाइन होगा, ये भी याद रखना है, ऑनलाइन टेस्ट होगा एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब बात आती है कि इनका क्या होगा? एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इनका क्या होगा अगर ये बॉडी बना दी जाएगी एनआरए? तो इनका कुछ नहीं होगा, ये अपनी जगह पर सही सलामत रहेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या फायदा होगा? ये जो एसएससी का पहला स्टेज होता है, ये जो टेस्ट यहां दिए गए एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इनका जो पहला स्टेज होता है यानी प्रीलिम्स का स्टेज होता है, वो तकरीबन सेम होता है सबका। तो इसलिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि आप एक ही टेस्ट दो सभी अलग अलग जॉब्स के लिए। इससे क्या होगा? आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आसानी रहेगी। जैसे कि स्टाफ सब एसएससी क्या करेगा? वो आपके सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के ऊपर ही आपको आगे रिक्रूट करेगा। तो जितना आपका स्कोर आया होगा उस हिसाब से आप आगे अप्लाई कर पाओगे। तो ये याद रखना है, पहला स्टेज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद ये जो यहां पर दिए गए हैं एसएससी, आईबीपीएस, ये अपने टायर 2 और 3 अपने से अलग से टेस्ट लेंगे। तो ये याद रखना है आपको। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करते हैं अब। सबसे पहले तो ट्वाइस है, 2 बार होगा एक साल में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएट वाले दे सकते हैं, 12वीं पास का आदमी भी दे सकता है, 10वीं पास आदमी भी इसे दे पाएगा और ग्रेजुएट लेवल वाले भी दे पाएंगे, बट सबके लिए अलग अलग पेपर होगा, ऐसा नहीं कि सेम आएगा सबके लिए, बट जो करिकुलम होगा वो कॉमन रहेगा सबके लिए। और मेन इंपॉर्टेंट बात है, 12 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में ये टेस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी मेनली क्या होता है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टेस्ट है वो या तो इंग्लिश में होते हैं या फिर हिंदी में होते हैं, बट अभी रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उनमें भी आप टेस्ट दे पाओगे। और 100 सेंटर बनाने की बात कही गई है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, 100 सेंटर अक्रॉस इंडिया। एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर आपको मिलेगा ताकि आपको दूर ना जाना पड़े टेस्ट देने के लिए, किसी और स्टेट में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में ना जाना पड़े। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने क्या रखनी है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो इसका स्कोर होगा
जो कैंडिडेट इसे क्लियर कर देंगे, जो आपका स्कोर आएगा वो वैलिड रहेगा फॉर 3 इयर्स, 3 सालों तक वैलिड रहेगा। मतलब आपने एक बार टेस्ट दे लिया तो 3 सालों तक, आने वाले 3 सालों तक आप एसएससी, आरआरबी इनमें अप्लाई कर सकते हो अपने सीईटी के स्कोर के बेस पर। तो ये याद रखना है। और नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कि आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, आप जितने मर्जी अटेम्प्ट दीजिए। कब तक? जब तक आप अपर एज लिमिट को नहीं छू लेते। मतलब एक लिमिट होगी अपर एज की, आप उस एज तक कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो टेस्ट में। और जानते हैं एनआरए के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। ये क्या है? एक सोसाइटी होगी, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। जो इसका चेयरमैन होगा वो एक सेक्रेटरी रैंक का आदमी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रैंक का आदमी इसका चेयरमैन होगा। वो जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो किसके होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इसमें। और गवर्नमेंट ने इतना बजट एलोकेट किया है एनआरए के लिए, ये 3 सालों में खर्च किया जाएगा इतना बजट एनआरए के ऊपर। तो ये याद रखना आपने एनआरए के बारे में। अब नीड क्यों हुई, क्यों गवर्नमेंट एनआरए बना रही है? तो सिंपल बात है कि अभी कैंडिडेट्स को जो गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं उन्हें अलग अलग एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है फॉर वेरियस एजेंसीज। और इससे क्या होता है, उन्हें फीस भी अलग अलग पे करनी पड़ती है, ट्रेवल भी अलग अलग करना पड़ता है, हर टेस्ट की डेट अलग होती है, कई बार क्लैश भी कर जाती है टेस्ट की डेट, तो उन्हें एक ही देना पड़ता है। और खासकर वुमेन कैंडिडेट्स जो रूरल एरिया को बिलोंग करती है उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन होती है बहुत दूर होती है, तो वुमेन्स को मेनली अकेले नहीं भेजते रूरल एरिया में। तो अभी इससे क्या होगा, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो सारी कमियां दूर कर देगा। सिर्फ आपको एक ही टेस्ट देना है इतनी सारी जॉब्स के लिए, तो इसलिए इसकी नीड आई। एडवांटेजेस फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को क्या एडवांटेज होगी? सबसे पहले तो रिमूव द हैसल ऑफ अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशन। पहले स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता था? अलग अलग एग्जामिनेशन में जाना पड़ता था, बहुत से एग्जाम देने पड़ते थे। अब क्या होगा, सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा उन्हें। रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन, हर एग्जाम की अलग से फीस ली जाती थी पहले, अभी सिर्फ आपको एक एग्जाम की फीस देनी है। सेव ट्रेवल एंड लॉजिंग कॉस्ट, वही बात फिर से आ गई कि हर एग्जाम के लिए आपको ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा बचेगा। अभी सिर्फ आपको एक ही एग्जाम के लिए ट्रेवल करना पड़ेगा। क्लैशिंग एग्जामिनेशन डेट्स, तो कई बार एग्जाम्स की डेट्स भी क्लैश कर जाती थी, 2 एग्जाम एक ही दिन होते थे। अभी क्या होगा, एक ही एग्जाम करवाया जाएगा तो डेट किसी के साथ क्लैश नहीं करेगी। एडवांटेजेस फॉर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन को क्या एडवांटेज होगी? हैसल ऑफ कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट, सबसे बड़ी बात प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, अलग अलग कंडक्ट करने पड़ेंगे। जैसे एसएससी को अलग से प्रीलिम नहीं कंडक्ट करना पड़ेगा, आरआरबी को अपना अलग से नहीं कंडक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही टेस्ट होगा, उसके स्कोर के बेस पर आपको आगे रिक्रूट किया जाएगा। रिड्यूस द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट साइकिल, तो जो रिक्रूटमेंट साइकिल है, यानी पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, जो टाइम लगता है इसमें वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो एक टेस्ट होगा वो अलग से करवाया जाएगा, तो उससे आपका टाइम बचेगा। अब एसएससी को सिर्फ टायर 2 और टायर 3 कंप्लीट करना है, जो पहला स्टेज है वो कोई और ही कंप्लीट कर देगा। स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी एग्जामिनेशन पैटर्न में, रिड्यूस कॉस्ट होगा, 600 करोड़ की बचत होगी। अब बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। आई होप आपको पीछे एनआरए और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब एसएससी की बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, तो इट मेक्स रिक्रूटमेंट टू वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट, तो जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें होती है उनकी रिक्रूटमेंट करता है एसएससी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों की रिक्रूटमेंट करता है मिनिस्ट्रीज
डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन सबऑर्डिनेट ऑफिसेज। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में, ये याद रखना है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और किसके अंडर वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, इसके अंडर ये काम करता है। जब इसे बनाया गया था 1975 में, तब इसका नाम क्या था? सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन। बट फिर 2 साल बाद 1977 में इसका नाम चेंज कर दिया गया एज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं IBPS की, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ऑटोनोमस बॉडी है, एक फॉर्म कब हुई थी? 1984 में फॉर्म की गई। रजिस्टर अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, जिसके अंदर NRA भी रजिस्टर किया हुआ है। आल्सो पब्लिक ट्रस्ट अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट भी है, इसके अंडर रजिस्टर है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के अंडर। ये क्या करता है, क्यों बनाया गया इसे? असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इन एरियाज ऑफ पर्सनल सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एटसेट्रा। तो इन एरियाज में ऑर्गेनाइजेशन को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में, ये जरूर याद रखना है। ज्यादातर जो ऐसी बॉडीज होती हैं इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, बट IBPS का याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अब बात करते हैं लिंगराज टेम्पल के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? बिकॉज रिवैम्प प्रोजेक्ट चालू किया गया है लिंगराज टेम्पल के लिए। तो लिंगराज टेम्पल 11वीं शताब्दी का एक टेम्पल है, ये भी याद रखना। इतना पुराना टेम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना। और अभी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी क्या चल रहा है, कोविड-19 के कारण इकोनॉमी थोड़ी वीक चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप इतना खर्चा कर रहे हो टेम्पल पर, इसलिए इसके बारे में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो रीडेवलपमेंट प्लान होगा पेरिफेरियल एरिया ऑफ टेम्पल, जो टेम्पल के आसपास एरिया होगा, उसका जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसका नाम क्या है? एकम रावण कक्षेत्रा, ये याद रखना है, एकम रावण कक्षेत्रा। ये अप्रूव हो चुका है। और क्या गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि बैरियर फ्री एक्सेस मिले बिटवीन टेम्पल एंड बिंदु सागर लेक। टेम्पल और बिंदु सागर लेक है, टेम्पल के नॉर्थ में है, उनमें बैरियर फ्री एक्सेस मिले। अभी क्या है, बीच में कई सारे और टेम्पल्स हैं, जो लिंगराज टेम्पल है और बिंदु सागर लेक है, इनके बीच में कई सारे और टेम्पल्स है। तो अभी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि बैरियर फ्री एक्सेस प्रोवाइड की जाए डिवोटीज को टेम्पल और बिंदु सागर लेक के बीच में। और क्या आपको पढ़ना है, ये देखिए नीचे लिखा है, जो रेड में टेम्पल्स के नाम लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। विंध्यावासिनी, भाबिनी शंकर, शुकासारी और मोहिनी टेम्पल पार्ट होंगे रीडेवलपमेंट प्लान के। ये सारे टेम्पल पार्ट होंगे रीडेवलपमेंट के। और ये पार्ट किसका है? ये पूरा प्रोजेक्ट ये है लिंगराज टेम्पल हेरिटेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, अंडर एकाम्रा प्लान। एकाम्रा प्लान अगर आपसे पूछे किससे रिलेटेड है, तो लिंगराज टेम्पल हेरिटेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इससे क्या होगा, जब लिंगराज टेम्पल को हम फिर से रीडेवलप करेंगे, इससे जो क्लेम है हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि लिंगराज टेम्पल को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाए, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो याद रखना है कहां पर है लिंगराज टेम्पल, वो है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां है? भुवनेश्वर है उड़ीसा में। ये याद रखना है आपको, लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर है उड़ीसा में। और लिंगराज टेम्पल है 11वीं शताब्दी का टेम्पल है। और बढ़ते हैं कुछ लिंगराज टेम्पल के बारे में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 11वीं सेंचुरी का ये टेम्पल है। डेडिकेट किसको किया गया है? लॉर्ड शिवा को। ये भी याद रखना है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है लिंगराज टेम्पल। कहां पर है? सिटी ऑफ भुवनेश्वर। और लार्जेस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर सिटी का, ये भी याद रखना है। और किसने बनाया है इसे? बिलीव क्या किया जाता है, किसने बनाया है कि
बिल्ड बाय सोमवंशी किंग याति वन, इन्होंने इसे बनाया है लिंगराज टेम्पल को। जो इसका मेन टावर है टेम्पल का वो 180 फीट उसकी हाइट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपने याद रखना है, स्टाइल क्या है, किस स्टाइल में बनाया गया है। ये ज्यादातर पूछते हैं आपसे एग्जाम में, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में ये आता है। तो सबसे पहले तो रेड स्टोन से बना है और कलिंगा स्टाइल में बनाया गया है। कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज किया गया है लिंगराज टेम्पल को बनाने के लिए। 4 सेक्शंस है इस टेम्पल के, 4 अलग अलग सेक्शन है। गर्भगृह जहां पर मूर्ति को रखा जाता है उसे कहते हैं गर्भगृह। यज्ञशाला जहां पर प्रेयर्स की जाती है। भोगा मंडप जहां पर भोग लगाया जाता है। और नाट्यशाला यानी कि हॉल ऑफ डांस जहां पर डांस किया जाता है। और लिंगराज इज रेफर्ड एज स्वयंभू यानी कि सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग। स्वयंभू भी कहते हैं लिंगराज को, ये याद रखना है आपने। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो लिंगराज टेम्पल है वो सिग्निफाई करता है सिंक्रिटिसेशन ऑफ शिविज्म एंड वैष्णविज्म इन उड़ीसा। तो आपको पता होगा लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है जो पुरी में है, वो किसका टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु का। और लिंगराज टेम्पल है जो वो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। तो जो प्रिसाइडिंग डेटी है टेम्पल में उनका नाम है हरिहरा। हरिहरा, हरि का मीन है लॉर्ड विष्णु और हरा का मीन लॉर्ड शिवा। द टेम्पल इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर नॉन हिंदूज, ये भी याद रखना है। अदर अट्रैक्शन ऑफ टेम्पल इज बिंदु सागर लेक। कहां पर लोकेटेड है, नॉर्थ साइड में है टेम्पल की बिंदु सागर लेक। और वेस्टर्न बैंक ऑफ बिंदु सागर लेक के वेस्टर्न साइड पर क्या है, गार्डन ऑफ एकाम्रा वन, गार्डन ऑफ एकाम्रा वन, नेम्ड आफ्टर द हिंदू mythological टेक्स्ट where Bhubaneswar, the capital city of Odisha, was referred as एकाम्रा वन, फॉरेस्ट ऑफ सिंगल मैंगो ट्री। एकाम्रा वन का मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट ऑफ अ सिंगल मैंगो ट्री। एक मतलब यानी अकेला, आम मतलब मैंगो, वन मतलब फॉरेस्ट। एकाम्रा वन यानी कि फॉरेस्ट ऑफ सिंगल मैंगो ट्री। और कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स उड़ीसा के, सबसे पहले तो कोणार्क सन टेम्पल। ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से शामिल किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। कोणार्क सन टेम्पल कहां पर है, उड़ीसा में है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। तारा तारिणी टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी उड़ीसा में है। उदयगिरी खांदागिरी केव्स ये भी उड़ीसा में है। तो इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन कि ये उड़ीसा में, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रकाश पर्व की। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्रीट किया लोगों को ऑन ओकेशन ऑफ प्रकाश पर्व उत्सव। कब था ये, 19 अगस्त को, ऑफ होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो पहला प्रकाश पर्व उत्सव था वो क्यों मनाया था हमने, इंस्टॉलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इन हरमंदिर साहिब। जब गुरु ग्रंथ साहिब को हरमंदिर साहिब में रखा गया था, हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल, तब हमने पहला प्रकाश पर्व मनाया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 1604 में, ये भी याद होना चाहिए आपको, 1604 में। ग्रंथ साहिब क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, एक सेक्रेड स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म है। सिखिज्म क्या है, रिलीजन है एक। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नियरली 6000 हाइम्स ऑफ सिख गुरुज। तो हाइम्स लिखी गई है सिख गुरुज द्वारा, उन सभी की कलेक्शन है इसमें। और भी वेरियस अर्ली मेडिवल सेंट्स है जो भी डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट के, ऐसे नहीं है सिर्फ सिखों के गुरुओं के इसमें हाइम्स है, और भी काफी रिलीजन के सेंट्स इसमें शामिल थे, उनके भी हाइम्स इसमें लिखे हुए हैं। बहुत ही सेक्रेड एक बुक है। प्रेजेंट डे इसे सिखिज्म को जो फॉलो करते हैं वो इसे प्रेजेंट अभी गुरु मानते हैं अपना, गुरु ग्रंथ साहिब जी को।
गुरु गोविंद सिंह जी आपको पता होगा 10वें गुरु थे सिखों के, तो उन्होंने कहा था जब उनकी डेथ हो जाए उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही आपने गुरु मानना है। तो इसलिए सभी सिख लोग गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं। तभी आपने देखा होगा जब भी आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को वहां पर जरूर पाया होगा, और इन्हें एक लिविंग गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम एज ए लिविंग गुरु मानते हैं। और क्या पता होना चाहिए आपको, जो इसका पहला वर्जन था सबसे पहले, वो किसने कंपाइल किया था? 5th गुरु थे जो सिखों के, वो है गुरु अर्जुन देव जी एट अमृतसर इन 1604। इन्होंने कंपाइल किया था जो फर्स्ट वर्जन था गुरु ग्रंथ साहिब जी का। और उसमें क्या लिखा था, जो हाइम्स थी गुरु अर्जुन देव द्वारा, और जो उनके प्रीडिसेसर थे, यानी जो उनसे पहले के सिखों के गुरु थे, सबसे पहले गुरु यानी कि गुरु नानक देव जी, अंगद देव जी, अमरदास जी और गुरु रामदास जी, इन सभी के हाइम्स उसमें लिखे हुए थे। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए थे? बोथ इन हिंदू एंड इस्लामिक। डिवोशनल सॉन्ग बोथ इन हिंदू एंड इस्लामिक। सेंट कबीर के भी कुछ चीजें इसमें लिखी गई थी। और जो लास्ट गुरु थे सिखों के, मैंने आपको पहले बताया, गुरु गोविंद सिंह जी 1704 ईस्वी में, इन्होंने भी इसमें कुछ हाइम्स ऐड किए अपने। और जो उनके प्रीडिसेसर थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी। आपको याद क्या रखना है यहां से, कि जो सिखों के 6ठे, 7वें और 8वें गुरु थे, इन्होंने हाइम्स नहीं लिखे हैं। इनके हाइम्स उसमें नहीं लिखे गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में इन्होंने नहीं लिखे हैं। 6ठे, 7वें और 8वें, यानी कि श्री गुरु हरगोबिंद जी, श्री गुरु हरराय जी, श्री गुरु हरिकृष्ण जी, इनके हाइम्स नहीं लिखे गए हैं। और जो लैंग्वेज है वो है मोस्टली पंजाबी और हिंदी, ये भी याद रखना है। और आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, हिज हाइम्स एंड अदर राइटिंग्स वर कंपाइल्ड इनटू अ बुक नोन एज दसम ग्रंथ। तो ये याद रखना है आपको, दसम ग्रंथ क्या है। जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ होगी तो जो उनके हाइम्स थे और अदर राइटिंग्स थे, उन्हें सब चीजों को एक बुक में कंपाइल किया गया। उस बुक का नाम है दसम ग्रंथ। बात करते हैं अब अफ्रीकन चीताज की। तो भी रिसेंटली मैसूरू जू में इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, अफ्रीकन चीता को। एक मेल है और 2 फीमेल है। फ्रॉम अ चीता कंजर्वेशन सेंटर इन साउथ अफ्रीका से लेकर आया गया है इन्हें अंडर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। और कंट्री का फर्स्ट ऐसा इंटरनेशनल एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम है पोस्ट कोविड-19। ये मैसूरू जू कहां पर है, सबसे पहले ये जानते हैं, ये है कर्नाटका में। और क्या पता होना चाहिए, ये इंडिया में दूसरी ऐसी जू है जिन्होंने अफ्रीकन चीताज रखे हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चीता के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज फास्टेस्ट लैंड एनिमल। तो सबसे तेज लैंड एनिमल है चीता। द साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता इज नेटिव टू ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। जो साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता है वो कहां के लोकल एनिमल है, कहां को बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका को। मेनली कहां रहते हैं? लो लैंड एंड डेजर्ट ऑफ कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है पहले। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में है कुछ पार्ट इसका, कुछ पार्ट बोट्सवाना में है और कुछ नामीबिया में भी इसका पार्ट है। द सवानाज ऑफ ओकावांगो डेल्टा, ग्रासलैंड्स ऑफ ट्रांसवाल रीजन इन साउथ अफ्रीका। तो यहां पर आपको चीताज देखने को मिलेंगे। और नामीबिया में चीताज आर फाउंड इन फार्मलैंड्स। तो नामीबिया में भी आपको चीताज दिखेंगे। इनका आयुसियन स्टेटस क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले वल्नरेबल है, वल्नरेबल सब स्पीशीज इनका आयुसियन स्टेटस है। क्यों है? बिकॉज पोचिंग होती है, शिकार किया जाता है, इनका हैबिटेट लॉस हो रही है और लैक ऑफ प्रे, खाने को इन्हें नहीं मिल रहा, इसलिए इनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अब बात करते हैं हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, वो है माली। क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज इट्स प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। तो जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। क्यों? अमिड द मिलिट्री कूप।
coup क्या होता है, यानी कि मिलिट्री ने वहां तख्ता पलट कर दिया, मिलिट्री ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है, तो इसलिए प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया माली का। तो माली सबसे पहले तो लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। और कहा, कौन से कंटिनेंट में कंट्री है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहा मिलेगी आपको? वेस्ट अफ्रीका में। कैपिटल है इसकी बामाको। कैपिटल का नाम क्या है? बामाको। और बॉर्डर किससे करती है? नाइगर से करती है ईस्ट में, आइवरी कोस्ट से करती है साउथ में, सेनेगल से करती है वेस्ट में। और भी कई कंट्रीज है, मैं आगे आपको मैप में अच्छे से दिखाऊंगा। और भी कई कंट्रीज से बॉर्डर करती है। और मोस्ट ऑफ इट पार्ट लाइज इन द सदर्न सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट भी इसके अंदर आता है, माली के अंदर। सम ऑफ मालीज प्रोमिनेंट नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड गोल्ड। गोल्ड आपको यहां पर मिलेगा। और ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड की इन अफ्रीकन कंटिनेंट्स। एंड साल्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा माली देश में। इसकी कैपिटल क्या है? बामाको, याद रखना है, बामाको इसकी कैपिटल है। अब देखते हैं मैप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये देखिए, जो हाईलाइट की हुई है कंट्री, ये है माली। ये है माली। बॉर्डर किससे कर रही है सबसे पहले ये जानते हैं। पहले देख लीजिए आप इसकी लोकेशन, अफ्रीका में कहां पर है? वेस्ट अफ्रीका में है। और बॉर्डर किससे कर रही है? सबसे ऊपर अल्जीरिया। अल्जीरिया, अल्जीरिया क्या है? अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है लैंड के हिसाब से। अगर हम देखें, सबसे ज्यादा लैंड इस कंट्री के पास है अफ्रीका में। अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया। कुछ समय पहले तक सूडान होती थी सबसे बड़ी कंट्री अफ्रीका की, बट फिर सूडान का पार्टीशन हो गया। यहां पर नई कंट्री बन गई, सूडान में से साउथ सूडान बना। तो अब क्या है? अब अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। वापस आते हैं माली के ऊपर। तो माली को बॉर्डर कौन करता है? अल्जीरिया। इस साइड है नाइगर, नीचे है बुर्किनो फासो, इधर है कोटे डिवोलियर, इधर है गुइनिया, और इधर है सेनेगल, और यहां है मोरिशियानिया। तो ये कंट्रीज है जो माली के साथ बॉर्डर शेयर करती है। याद रखना है, माली क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। और इसकी कैपिटल क्या है? बामाको इसकी कैपिटल है। बस यही याद रखना है आपको माली के बारे में। और यहाँ पर गोल्ड मिलता है, ये भी पता होना चाहिए। सहारा डेजर्ट भी यहीं पर है, साल्ट भी आपको यहां पर मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।